नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। आज कुछ बातें ऐसी करनी है जो कि सीधे सीधे आज की खबर से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो आदमी नौजवान है, जिसका भविष्य है, उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। और बूढ़ों का क्या है, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, ये अदालत का कहना है। और इसके साथ साथ अदालत ने एक बात और कही है, और वो बात ये कही है कि उन लोगों को इससे बाहर रखा जाए, मतलब जो बुजुर्ग हैं उनको ना मरने दिया जाए, जो कि महत्वपूर्ण पदों पे हैं, इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हुए हैं, जिनको देश की ज़रूरत है। ये घनघोर फांसीवादी राष्ट्रवादी टिप्पणी के तौर पे देखी जा रही है। लोग इसी तरह से सोशल मीडिया पे उसको काउंटर कर रहे हैं और इस बारे में मुझे भी बहुत कुछ कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ इतिहास बताना चाहता हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो टिप्पणी है ये संविधान की मूल धारणा के खिलाफ कैसे है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। चाहे कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बुजुर्ग जो हैं वो सबसे बड़ा दर्जा उनका होता है। गांव में अगर कोई 90 या 95 साल का बुजुर्ग भी है घर में, तो उसके बेटे भले ही 80 साल के हो जाएं, जो अंतिम निर्णय और फैसला होता है वो उस बुजुर्ग की इजाज़त से होता है। उसको पूछे बगैर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारी हिंदू संस्कृति में जिसकी लोग अक्सर बात करते हैं, उसमें बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा स्थान है और उनको बहुत ज़्यादा बड़ा असेट माना गया है कि उनके पास जितना लंबा अनुभव उतना किसी के पास नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से अदालत का एक फ़ैसला है, उससे ये संदेश जा रहा है कि बुजुर्ग इस समाज पर बोझ हैं। उनका ये संदेश इस देश का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 21 है हिंदुस्तान में जीवन का अधिकार, उसके खिलाफ है। जीवन का अधिकार कहता है कि इस देश में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और ये भी लिखता है संविधान कि जीने का मतलब सिर्फ सांसें लेते रहना नहीं है। इसका मतलब आप समझ लीजिए। दूसरा एक और अधिकार है, वो है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 14 कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें समानता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच में, दो नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनको इसलिए नहीं आप निगलेक्ट कर सकते कि वो बुजुर्ग हैं, और इसलिए निगलेक्ट नहीं कर सकते कि विकलांग हैं, और इसलिए प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि वो नौजवान हैं या बच्चे हैं। भारत में सभी को जीने का समान अधिकार है। इस आधार पर जो स्टेट है, जो राज्य है, जो सरकार है, वो कोई भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन मैं यहाँ आपको संविधान की धारा गिनाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि ये जो कानून की बातें हो रही हैं, जो चीज़ें इसके बहाने निकल के आ रही हैं, वो एक ख़ास तरह की सोच, एक आइडियोलॉजी और एक मानसिकता को दिखाती हैं जो तेज़ी से हमारे समाज पे कब्ज़ा कर रही है। और हो सकता है कि जज साहब जो हैं, जिन्होंने ये फैसला दिया है, 2 जजों की बेंच थी, नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ एक फ़ैसले की मानवीय और संवैधानिक विवेचना करना चाहता हूँ। मैं अदालत को बहुत सम्मान देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस देश में आज भी अदालतें ही हैं जो आखिरी उम्मीद बनी हुई हैं, और अदालतों से बड़ा आज भी कोई आम लोगों का हितरक्षक नहीं है। जब सब जगह से आप निराश हो जाते हैं तो अदालतों से ही आपको न्याय मिलता है, वही आपकी रक्षा करती हैं। संविधान के दायरे में आपको जो अधिकार मिले हुए हैं वो दिलाती हैं। कुछ फैसले इधर उधर हो सकते हैं और उन फैसलों पे ही हम बातचीत करते हैं, और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं इसका अधिकार भी हमको संविधान ने ही दिया हुआ है। मैं आपको लेके चलूँगा 14 जुलाई 1933 को। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने एक आदेश जारी किया, गुपचुप आदेश, जिसका नाम था ऑपरेशन T4। ऑपरेशन T4 वो आदेश था जिसके अंतर्गत जर्मनी में रहने वाले और ऑस्ट्रिया में रहने वाले लोगों को ये माना गया कि वो जो है उसमें जो आनुवांशिक बीमारियों वाले लोग हैं उनको नसबंदी कर दी जाए,
उनको ऐसा कोई टीका लगा दिया जाए, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुत्पादक हैं, सरल भाषा में जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, जो भोजन लेते हैं लेकिन देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, इस सोच वाले हिटलर साहब ने उस ज़माने में, जो नाजी मानसिकता उसकी बात मैं कर रहा हूँ, एक आदेश दिया कि जो है वो इन लोगों को नसबंदी कर दी जाए या इन लोगों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाए, ताकि इस देश से बोझ कुछ कम हो। ये हमारे देश पर बोझ हैं। और इस नीति के तहत एक बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाया गया, और उस टास्क फोर्स ने क्या किया कि चुन चुन के लोगों को इस ऑपरेशन के थ्रू, आदेश आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं लगा रहा हूँ हिटलर के उस आदेश की कॉपी जिसमें उनके दस्तखत हैं, तो उसके तहत उनको एक ख़ास जगह भेज दिया जाता था। वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जहरीली गैसों के ज़रिए मार दिए जाते थे। 1933 से लेकर 1936 के बीच में 1936, बहुत सारे बच्चे हिंदी की गिनती नहीं समझ पाते हैं, तो 1936 के बीच में 30 साल में जर्मनी में 70,000 लोगों को इस कानून के तहत मार दिया गया था। इस कानून को जो एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी थी वो एक नाजी अफसर की थी, और उस नाजी अफसर क्या, वो डॉक्टर थे और उनका नाम था फिलिप वॉलर। फिलिप वॉलर को ये जिम्मेदारी दी गई थी। वो सारे के सारे इस एग्जीक्यूशन का काम करते थे। 3 साल बाद जब 70,000 लोग मर चुके थे, तो हिटलर ने खुद इसको होल्ड करने का, इसको हाल्ट करने का आदेश दिया। तब लोगों को एकदम क्लियर हो गया कि ये हिटलर के आदेश से हुआ था, और उसी समाज में समानांतर रूप से इसी कानून के तहत बुजुर्गों को भी विकलांग मानकर ठिकाने लगाया जा रहा था। अब आपको बताऊं कि विकलांग और कमज़ोर लोगों की परिभाषा हिटलर की क्या थी, आप चौंक जाएंगे। जो विकलांग, शारीरिक विकलांग हैं वो उसमें थे, मानसिक विकलांग जो पागल खानों में लोग भर्ती थे वो उसमें शामिल थे। उनको गैस चैम्बर में डाला गया और तरह तरह की गैसों का परीक्षण करते हुए कि कौन सी गैस अधिक मारक हो सकती है, उनको मार डाला गया, और वहीं पे उनको उसमें जला दिया गया, दबा दिया गया। मिट्टी दबाने का स्थान था, वहीं पे उनकी मॉस क्रिमेशन किया गया। वो ज़मीनों पे लाशें गाड़ दी गई लोगों की सामूहिक रूप से। ये किया गया हिटलर के ज़माने में। इस सोच के चलते, इस सोच पे मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। जब कोरोना से मौतें हो रही थी, खबरें आ रही थी, तो एक हमारे बड़े महान राष्ट्रवादी, हिटलर भी बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था, विचारधारा के व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि मरने दीजिए, मर तो बुजुर्ग ही रहे हैं। उस वक्त ये था कि नौजवानों को नहीं होता है, तो अच्छा ये वजन कम हो रहा है, धरती का बोझ कम हो रहा है, बीमार और बूढ़े जो है वैसे भी इस देश में बोझ हैं। हिटलर की इस मानसिकता को हमारी समाज में बहुत लोग बाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से वो मानसिकता कहीं कहीं जाके किसी न किसी के मुंह से निकल आती है, जैसे आज निकल आई है। अब आप सोचिए कि विकलांग, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, जो एसएलडी, जिनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, आपको याद होगा तारे ज़मीन पर फिल्म बनाई थी आमिर खान ने, उन बच्चों के लिए जो बेहद टैलेंटेड हैं लेकिन वो एसएलडी के शिकार हैं। इस देश के बहुत सारे, अभिषेक बच्चन समेत बहुत सारे सेलिब्रिटी एसएलडी के शिकार रहे हैं। बहुत टैलेंटेड लोग हिंदुस्तान के ऐसे रहे हैं, बहुत, मेरे ख्याल से बिल गेट का भी नाम शायद उनमें है, जो एसएलडी के शिकार रहे हैं। और उन लोगों को हिटलर के उस राज में जिंदा मार दिया गया। ये सिलसिला हिटलर के होल्ड करने के बाद भी नहीं रुका है। वर्ल्ड वॉर के बाद तक बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाता रहा। मेरे को जहाँ तक जानकारी है, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान करीब 2,75,000 लोग हिटलर ने मरवा दिए थे। ये इस मानसिकता का, इस सोच का इतिहास है इस धरती का, जिसमें कि आम आदमी जो है वो आदमी नहीं है, वो मशीन है। अच्छा, आप देखिए, अदालत कहती है कि जो महत्वपूर्ण पदों पे है, मतलब मोदी जी अगर 80 साल के हैं, मोदी जी मैं नाम ले रहा हूँ, ABCD जो भी हैं, जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, चाहे वो या वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, या बड़े बड़े नेता हैं, समाज सुधारक हैं, अन्ना हजारे हैं, ये राष्ट्रीय महत्व के लोग हैं, तो इनको टीका लगा सकते हो, इनको ना मरने दिया जाए, बाकी को मर जाने दिया जाए। स्टेट हमारी जो है यहाँ पे इसमें भेदभाव कर रही है कि जो लोग हैं वो अगर महत्वपूर्ण पदों पे हैं तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ऐसा घनघोर असमानता और ऐसा भेदभाव इतिहास में भारत के कभी आपने नहीं सुना होगा जैसा मैं आज सुन रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि ये मैंने खबर गलत पढ़ी हो, मुझे समझ में ना आई हो, मैं उल्टी सीधी व्याख्या कर रहा हूँ। कोई भी ये इस मुल्क में, इस धरती पे सुनना नहीं चाहेगा जहाँ पे सबको समान अधिकार हैं। जिन गरीबों को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं होते, उनको स्टेट कहते हैं कि हम तुमको वकील देंगे, लेकिन तुमको समान अधिकार है।
बड़े बड़े हत्यारों के लिए सरकार की तरफ से दिया गया वकील समानता का उनको समर्थन देता है, उनकी तरफ से मुकदमा लड़ता है। ये वो देश है, ये वो देश है जिसमें अगर एक आदमी भूख से मर जाता है तो डीएम के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, उसको जवाब देना पड़ता है। उस जेल में, उस देश में, माफ़ कीजिएगा, उस देश में आप कह रहे हो कि लोगों को मर जाने दो क्योंकि वो बूढ़े हैं, लोगों को मर जाने दो क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देख ली है, नौजवानों को जिंदा रखो क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी नहीं देखी है। ये उपयोगिता अनुपयोगिता के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव करना बेहद अफसोसनाक और दुखद है। यही मैं आपसे कहना चाहता था। मेरा वीडियो आज बहुत दूसरे विषय पर होने वाला था, मुझे लगा कि इस पर बात करनी ज़रूरी है, इस ख़ास तौर पे बीमारी के बीच में, जब हम इस देश में हम बरत रहे हैं इस चीज़ को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ गलत दिशा में चला गया, हम लोग बरत रहे हैं। हमारा समाज इसका कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के, जिस पर हम आवाज़ उठाते रहते हैं, समानता के अधिकार का पालन करता है, हमारा देश पालन करता है। अगर ऐसा होता तो जो वैक्सीन है वो गरीबों को मुफ्त में ना लगाई जा रही होती, उसमें भी आर्थिक भेदभाव होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद है कि कुछ एक अच्छा संदेश जाएगा, आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, और बहुत जल्दी मैं कुछ एक मदद का एक प्लेटफॉर्म लेके आने वाला हूं, जिसमें आप चाहें तो मेरी मदद कर सकें। मैं उस पर काम कर रहा हूं कि वो कौन सा तरीका हो। कुछ मेंबरशिप का सिस्टम भी मैं हो सकता है शुरू कर दूं यूट्यूब पे। इसका मकसद ये नहीं होगा कि आप लोगों के बीच में कोई भेदभाव करना है, आप कोई विशिष्ट सदस्य हो गए और कोई एक आम सदस्य हो गए। मकसद सिर्फ इतना होगा कि कुछ आर्थिक रूप से सहायता अगर आप इस चैनल की करना चाहें